दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी नीट स्टडी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीएम्बल टॉपिक को, क्योंकि दोस्तों जो प्रीएम्बल टॉपिक होता है ये हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे हर बार एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रीएम्बल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का समरी पता चल जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या गिवन है। उस मतलब आपको प्रीएम्बल पढ़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों इसलिए प्रीएम्बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको इसको समझना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसका हिस्टोरिकल प्रोविजन देखेंगे, प्रीएम्बल में हिस्टोरिकल प्रोविजन क्या क्या है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ये देखेंगे। फिर कीवर्ड्स देखेंगे, प्रीएम्बल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये इसके आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, अगर है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कुछ केसेज हैं प्रीएम्बल में उनको देखेंगे। प्रीएम्बल को क्या अमेंड किया जा सकता है कि नहीं हम इसको समझेंगे। उसके बाद अगर अमेंड किया जा सकता है तो कौन कौन से अमेंडमेंट अब तक हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं अगर तो उनको देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट देखेंगे कि क्या ये जस्टिसेबल और इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में कि नहीं है। तो टोटल आज के इस वीडियो में हमें 9 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इन सबको बारीकी से समझें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रीएम्बल जो है, ये जो प्रीएम्बल हमारा ये प्रीएम्बल है। आपको सबसे पहले तो प्रीएम्बल याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रीएम्बल जब आपको याद होगा तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं प्रीएम्बल से, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस प्रीएम्बल को याद कर लीजिए, अगर आपको अब तक नहीं याद है। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure its citizens justice, social, economic and political, liability of thought, expression, faith, belief and worship, equality of status and of opportunity, fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये हमारा प्रीएम्बल है। आपको सबसे पहले तो प्रीएम्बल को याद कर लेना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं ये कि प्रीएम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये जो सोवरेन है ये कीवर्ड है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दोस्तों ये 5 कीवर्ड हैं प्रीएम्बल में यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जस्टिस जो है ये भी कीवर्ड है, ये लिबर्टी भी कीवर्ड है, इक्वालिटी भी कीवर्ड है एंड फ्रेटर्निटी भी कीवर्ड है। तो टोटल हमारे प्रीएम्बल में 9 कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, SSDR। ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा? सोवरेन हो जाएगा, सोशलिस्ट हो जाएगा, सेकुलर हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे 9 कीवर्ड थे प्रीएम्बल में। तो दोस्तों हमारे प्रीएम्बल, हमारी ओरिजिनल प्रीएम्बल था उसमें केवल ये 3 वर्ड थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेकुलर जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। दोस्तों उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, एक सोशलिस्ट ऐड किया गया, फिर सेकुलर ऐड किया गया और एक इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए थे। तो दोस्तों अभी हम इनको आगे चल के पढ़ेंगे कि इनकी मीनिंग क्या होती है, ये पहले क्यों नहीं था, बाद में क्यों ऐड किया गया। इन सबको हम आगे चल के वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, तो इसलिए मैं अभी इसको यहाँ कवर नहीं करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये प्रीएम्बल याद होना चाहिए। आपको मैंने इसके कीवर्ड बता दिए। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं यहाँ से इंट्रोडक्शन प्रीएम्बल का। तो दोस्तों आपको अब तक ये समझ में आया कि आपको प्रीएम्बल जो है याद कर लेना है, क्योंकि प्रीएम्बल याद होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि ये जो इससे दोस्तों आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया लग जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये आपको पूरा प्रीएम्बल पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो इसलिए प्रीएम्बल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए भी और आपकी डेली लाइफ के लिए। आपको प्रीएम्बल हर बुक के पेज, कोई भी एनसीईआरटी आप बुक उठाएंगे तो उसके फ्रंट पेज पे मतलब देखेंगे आप, तो वहाँ पे प्रीएम्बल गिवन रहता है, तो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन कि प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन क्या है। तो हम शुरू करते हैं प्रीएम्बल के इंट्रोडक्शन से कि प्रीएम्बल का क्या इंट्रोडक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो प्रीएम्बल वर्ड है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई।
तो प्रियम्बल दोस्तों जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड प्रियम्बुलस से लिया गया है। प्रियम्बल जो वर्ड है ये किससे लिया गया है? एक लैटिन वर्ड प्रियम्बुलस से। अब दोस्तों इस प्रियम्बुलस वर्ड की मीनिंग क्या होती है? प्रियम्बुलस वर्ड की जो मीनिंग है वो है इंट्रोडक्टरी। आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी और फर्स्ट प्लेस, इंट्रोडक्टरी और फर्स्ट प्लेस। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि ऐसा कुछ जिसको हम एज इंट्रोडक्शन यूज करें या फिर जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दें उसे हम इंट्रोडक्टरी बोलते हैं। तो दोस्तों वैसे ही हमारा जो प्रियम्बल है इसको हम जो है सबसे पहले फर्स्ट प्लेस देते हैं। ये एज इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देने का फायदा क्या है, इससे हमें क्या फायदा होगा प्रियम्बल को पढ़ने से। तो दोस्तों जो प्रियम्बल है एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है समरी की तरह है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है समरी पता चल जाएगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या गिवन है। या फिर आप बोल सकते हैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये है कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में देने का मतलब कि ये प्रियम्बल क्यों गिवन है, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन की एज समरी है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है समरी पता चल जाएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया लग जाएगा बेसिक। उसके बाद दोस्तों अगर हम मतलब एक तो मतलब बहुत ही महान आदमी थे, उन्होंने बोला कि एन ए पलखीवाला साहब, उन्होंने बोला कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड की तरह था। प्रियम्बल ऑफ इंडिया इज लाइक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो हमारा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। अब दोस्तों हम ये हो गया हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या, प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल प्रोविजंस की, क्या हमारे प्रियम्बल का हिस्टोरिकल प्रोविजंस है। तो दोस्तों जो हमारा ये प्रियम्बल है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे लिया गया था ऑन 13 दिसंबर 1946। मतलब हमारा प्रियम्बल जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे लिया गया था किस दिन? 13 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों ये हो गया एक। उसके बाद आप बात करें सबसे पहले ये हमारे कंट्री में प्रियम्बल को किस कंट्री से लिया गया है? तो दोस्तों हमारे कंट्री में प्रियम्बल को यूएसए से लिया गया है, क्योंकि यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री विच इंक्लूडेड प्रियम्बल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए ऐसी फर्स्ट कंट्री है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया था। तो दोस्तों आपको हिस्टोरिकल प्रोविजन पता चल गया कि हमारा जो प्रियम्बल है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यूएसए से हमारा जो प्रियम्बल है वो लिया गया है बिकॉज यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री विच इंक्लूडेड प्रियम्बल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हमने दो चीज देख ली, इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, हिस्टोरिकल प्रोविजंस देख लिया। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की कि प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की, हम कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो अगर हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर आखिर कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर है, हमारे प्रियम्बल का जो फर्स्ट लाइन है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर हम सबसे मिलती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप ये बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर है वो हम सबसे मिलता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये हमारे प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है, ये बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर सोर्स है वो दोस्तों वी द पीपुल, हम सब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हम सबसे है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे जो इंडिया जो कंट्री हमारा नेशन है उसका काइंड क्या है, नेचर क्या है, टाइप क्या है। तो दोस्तों अगर हम काइंड नेचर टाइप की बात करें, आप कुछ भी बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं या फिर टाइप बोल सकते हैं ऑफ इंडिया एज ए नेशन, ऑफ इंडिया एज अ नेशन और स्टेट। तो दोस्तों अगर हम काइंड नेचर टाइप की बात करें तो आप तो देखिए आपको प्रियम्बल में गिवन है ये वर्ड SSSDR, मतलब इनका फुल फॉर्म क्या हुआ, सोवरेन। हमारी कंट्री जो होगी सोवरेन होगी, हमारी कंट्री जो है सोशलिस्ट होगी, हमारी कंट्री सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी। मतलब हमारी कंट्री का साइन क्या है, नेचर क्या है, टाइप क्या है, हमारी कंट्री जो है सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये हमारे कंट्री का इंडिया का जो है एज ए काइंड नेचर टाइप एज ए स्टेट है। क्या कि हमारी कंट्री जो है
सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। दोस्तों इन सब वर्ड की मीनिंग मैं भी आपको आगे की वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों अब हम बात करते हैं, जब हमने इतना स्ट्रगल किया अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए, तो उसके पीछे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन रहे होंगे, कुछ एस्पिरेशन रहे होंगे अपनी कंट्री से। जब हमारी कंट्री फ्री हो जाएगी तो हमको कुछ मिलेगा। तो दोस्तों वो क्या था, तो हम उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। ये भी हमारे प्रीएम्बल में ही गिवन है। हम सबका कुछ हमारे नेशन से जो है एक्सपेक्टेशन था कि जब हमारा नेशन फ्री हो जाएगा तो हमको क्या क्या मिलेगा। वो दोस्तों एक्सपेक्टेशन क्या थी, एस्पिरेशंस क्या थी, तो दोस्तों ये था कि हमको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा एंड लायबिलिटी मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जस्टिस मतलब हमको न्याय मिलेगा, हमारी कंट्री से हमको न्याय मिलेगा। इक्वालिटी कि हम सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। लिबर्टी इसका मतलब होता है दोस्तों हम सबको स्वतंत्रता मिलेगी, मतलब हम सबको आज़ादी रहेगी, हम सबको न्याय मिलेगा, हम सबको जो है इक्वल ट्रीट किया जाएगा हमारी कंट्री में, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगी। ये हम सबकी एक्सपेक्टेशन थी अपनी कंट्री से कि जब हमारी कंट्री फ्री हो जाएगी, जब हमारा नेशन फ्री हो जाएगा, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी, एस्पिरेशन थी अपनी कंट्री से। तो दोस्तों अगर हम कुछ एस्पिरेशन अपनी कंट्री से रखते हैं तो हमारी कंट्री भी हमसे कुछ एस्पिरेशन रखती होगी, कुछ एक्सपेक्टेशन रखती होगी। तो दोस्तों वो भी यहीं पे देख लेते हैं, वो भी हमारे प्रीएम्बल में ही गिवन है कि हमारे नेशन को हमसे क्या एक्सपेक्टेशन थी। तो हमारे नेचर को हमसे एक्सपेक्टेशन क्या थी कि हम भी अपनी कंट्री में यूनाइटी बना के रखेंगे, एकता बना के रखेंगे, इंटीग्रिटी रखेंगे। इंटीग्रिटी मतलब हुआ अखंडता, मतलब हम अपनी कंट्री को अखंडता की तरह देखेंगे, मतलब हमारी कंट्री जो है एक है, हम सबको एक समान ट्रीट करेंगे। और दोस्तों फ्रेटर्निटी मतलब हम आपस में भाईचारा बना के रखेंगे। तो दोस्तों हमारे नेशन को हमसे क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या एस्पिरेशन थी कि हम अपने कंट्री में यूनाइटी रखेंगे, इंटीग्रिटी रखेंगे, फ्रेटर्निटी रखेंगे। ये हमारे कंट्री को हमसे एक्सपेक्टेशंस थे जब हमारी कंट्री फ्री हो जाएगी तब। दोस्तों ये भी हमारे प्रीएम्बल में ही गिवन है। अब दोस्तों लास्ट चीज जो हमारे प्रीएम्बल में हमको देखने को मिलती है वो दोस्तों डेट ऑफ अडॉप्टेशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट किया, किस दिन बनकर तैयार, किस दिन अडॉप्ट किया गया। तो दोस्तों वो डेट भी गिवन है। डेट क्या है, तो दोस्तों आप डेट देख लीजिए, 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों ये डेट भी आपको हमारे प्रीएम्बल में देखने को मिल जाती है कि किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार है, उसके दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। तो डेट है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो दोस्तों एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमारी कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, पावर क्या है। तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स और पावर है वो हम सब हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फर्स्ट लाइन हमारे प्रीएम्बल की यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इंडिया एज ए स्टेट जो है उसका काइंड, नेचर, टाइप क्या है, उसका काइंड क्या है। तो दोस्तों हमारी कंट्री जो है सोवरिन होगी, सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी एंड रिपब्लिक होगी। ये हमारे कंट्री का जो है काइंड, नेचर, टाइप, आप कुछ भी बोल सकते हैं इन तीनों में से, ये है। उसके बाद दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं फिर से कि हम सबकी कुछ हमारी कंट्री से एक्सपेक्टेशंस थी, वो क्या थी, जब हमारे कंट्री फ्री हो जाएगी तो हमको क्या मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप कुछ भी स्ट्रगल करेंगे इतना अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए, तो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन तो होगा ही, कुछ एस्पिरेशन तो होगा ही कंट्री से। तो वो भी हमारे प्रीएम्बल में साफ कर दे कि हम सबको जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा, लायबिलिटी मिलेगा, ये हम सबको हमारी कंट्री से मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे नेशन का भी कुछ हमसे एक्सपेक्टेशन था, कुछ एस्पिरेशन था। वो क्या था, हम सब अपनी कंट्री में यूनाइटी बना के रखेंगे, इंटीग्रिटी रखेंगे, फ्रेटर्निटी रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारे नेशन का हम सबसे एक्सपेक्टेशन था। अब दोस्तों लास्ट जो हमारे प्रीएम्बल में चीज गिवन है वो क्या है, डेट गिवन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बनकर तैयार हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, कब इनेक्ट किया गया। तो वो दोस्तों डेट है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ये 5 ऑब्जेक्टिव हमारे प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, कि हमारे प्रीएम्बल में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या है। तो दोस्तों हम एक एक करके सारे कीवर्ड्स को देख लेते हैं कि किस कीवर्ड्स की क्या मीनिंग है हमारे प्रीएम्बल में। क्योंकि कीवर्ड्स दिए गए तो उनकी मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको मीनिंग पता होगा तभी आपको प्रीएम्बल क्लियर होगा, तभी आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कहता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपल यस,
DR की, कि इन सब की क्या मीनिंग है। मतलब सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इन सब की एक एक करके हम मीनिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सोवरिन की मीनिंग, कि सोवरिन की मीनिंग क्या है। जो हमारे प्रेम्बल वर्ल्ड सोवरिन गिवन है उसकी मीनिंग आखिर क्या है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सोवरिन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि हमारा कंट्री जो होगा वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्री होगा। मतलब हमारी कंट्री अपने आप में सुप्रीम होगी, एब्सोल्यूट पावर होगी, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ये मतलब होता है सोवरिन का, कि हमारी कंट्री जो है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्री है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो है फ्री, ये मतलब होता है सोवरिन का। अब दोस्तों एक्सटर्नल कैसे फ्री है हम ये बात करते हैं। तो इंटरनल सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल कैसे फ्री है। तो दोस्तों इंटरनल थ्रू इंडिपेंडेंस, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस के थ्रू, इंटरनल इसको ऐसे देख सकते हैं हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस है, इसलिए जो है इसके थ्रू है। एक्सटर्नल कैसे है, तो दोस्तों एक्सटर्नल हम अपने कंट्री को सोवरेन कैसे देखते हैं। तो वाई प्रमोटिंग इंडिया नेशनल इंटरेस्ट विथ इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब जब भी इंडिया अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कुछ करती है तो उसको वैसे हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है एक्सटर्नल भी फ्री है। तो दोस्तों हमारी कंट्री कैसे, इंटरनल कैसे फ्री है थ्रू इंडिपेंडेंस, और एक्सटर्नल कैसे है वाइल प्रमोटिंग इंडिया नेशनल इंटरेस्ट विद इंटरनेशनल कम्युनिटीज। ये मतलब हुआ सोवरेन का। तो दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी कंट्री जो है सोवरेन नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर बाहर से इंटरनेशनल कुछ दबाव पड़ता है। तो दोस्तों वो किस लिए, हम वो भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, हम सबने अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ ट्रीटीज साइन की हुई हैं, कुछ एसोसिएशन अलाइनमेंट एग्रीमेंट कुछ किए हुए हैं। तो दोस्तों उसमें कुछ कंडीशन आते हैं जो कि हमको फॉलो करनी रहती हैं। कि मतलब जब भी हम कोई ट्रीटी, एसोसिएशन, अलाइनमेंट, एग्रीमेंट कुछ भी साइन करते हैं, कुछ को गो थ्रू करते हैं, तो हमें उनकी कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। तो उसी लिए जो है हम उनकी कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हमने सोवरेनिटी के साथ, मतलब सोवरेनिटी के साथ समझौता कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस एसोसिएशन, उस ट्रीटी, उस अलाइनमेंट, उस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का फैसला या फिर उसको छोड़ने का फैसला हमारे साथ अभी है। उसकी पावर जो हमारे साथ है वो, मतलब हमारे कोई फोर्सफुली नहीं करा सकता, वो उसकी पावर जो है हमारे साथ है। वो हमने अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो है उसको साइन किया हुआ है। तो ये मतलब हुआ कि हमारी कंट्री जो है सोवरेन है इस तरीके से। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी अलाइनमेंट, कोई भी एसोसिएशन आप साइन करते हैं तो उसमें आपकी कुछ बेनिफिट होती है। तो दोस्तों ये हमारी कंट्री सोवरेन कैसे है कि उस एसोसिएशन, उस एग्रीमेंट, उस अलाइनमेंट को ज्वाइन करने का या फिर छोड़ने का फैसला जो है, ज्वाइन और एग्जिट का फैसला हमारी कंट्री के साथ है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री जो है सोवरेनिटी को एंजॉय करती है। तो आपको सोवरेन का मतलब क्लियर हो गया कि जब भी कोई कंट्री इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फ्री होती है तो सोवरेन होती है। हमारी इंडिया जो है, हमारे नेशन जो है वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो है फ्री है, सोवरेन है। मतलब उसके ऊपर कोई, वो अपने आप में एक सुप्रीम बॉडी है, एब्सोल्यूट बॉडी है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो कोई उस पर दबाव नहीं बना सकता। ये मतलब होता है सोवरेन कि हमारे कंट्री जो है सोवरेन है, मतलब वो फ्री है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। तो ये मतलब हो गया सोवरेन का। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट का, कि सोशलिस्ट का क्या मतलब है। जो हमारे प्रेम्बल में दूसरा वर्ड गिवन है सोशलिस्ट, इसका क्या मतलब होता है। तो सोशलिस्ट का सिंपल मतलब होता है सोसाइटी के लिए। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोसाइटी के लिए। अब इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, सोसाइटी के लिए कैसे। तो दोस्तों ये इंश्योर करता है कि जो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक वेल्थ होगा, पावर होगा, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी एक के पास वो नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक वेल्थ होगा, पावर होगा, वो किसी एक के हैंड में नहीं रहेगा, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जितने भी पीपल हमारे कंट्री में सब में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट दोस्तों ये फोर्सफुली नहीं किया जाएगा। मतलब किसी को आप फोर्स कर किसी अमीर से पैसा छीन के गरीब को नहीं दे देंगे। ये आप पॉलिसी के थ्रू कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे आप जो है इक्वालिटी को मेंटेन कर पाए। जैसे कि आप जो बहुत अमीर हैं उनसे कुछ ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, कुछ जो गरीब हैं उनसे कम टैक्स ले रहे हैं, जो फिर एकदम गरीब उनसे टैक्स ही नहीं ले रहे हैं। तो ये होता है, इस तरीके से आप पॉलिसी के थ्रू, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू जो है आप इक्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, रेदर कि आप इसको फोर्सफुली नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये मतलब होता है सोशलिस्ट का। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम ये वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो है ऐड किया गया। उससे पहले ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये हमारे प्रीएम्बल में नहीं था। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे क्या इससे पहले जब ये वर्ड नहीं था तो क्या हम लोग सोशलिस्ट मतलब नहीं एंजॉय करते थे, सोशलिस्ट हमारी कंट्री नहीं थी? तो दोस्तों तब भी हमारी कंट्री सोशलिस्ट थी। वो दोस्तों हम कैसे देखते थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन जैसे फंडामेंटल राइट हुआ, डीपीएसपी हुआ, हम उनके थ्रू इनको इंश्योर करते थे कि इक्वालिटी हमारे कंट्री में मेंटेन हो। किसके थ्रू इंश्योर करते थे? फंडामेंटल राइट हुआ, डीपीएसपी हुआ, इन सब के थ्रू हम इसको इंश्योर करते थे। तब भी हमारी कंट्री सोशलिस्ट थी। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको ऐड क्यों किया गया? तो दोस्तों इसको ऐड करने के पीछे कोई बहुत ही बेसिक रीजन नहीं है, कोई बहुत ही वैसा रीजन नहीं है। एक बार हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो एक आपने केस सुना होगा बेरी बेरी यूनियन केस 1960 वाला। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रीएम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो उसी के चलते मतलब उसी डिसीजन को खारिज करने के लिए, उसी को दिखाने के लिए नहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1976 में एक अमेंडमेंट किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसमें इन्होंने 3 वर्ड ऐड किए, सोशलिस्ट ऐड किया, सेकुलर ऐड किया, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंड किए गए, मतलब लाए गए। तो इसके पीछे कुछ बेसिक रीजन यही है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते इसको ऐड किया गया। उससे पहले भी हमारी कंट्री क्योंकि सोशलिस्ट थी, वो किस फॉर्म में थी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन जैसे फंडामेंटल राइट हुआ, डीपीएस पे, हम उसके थ्रू इसको इंश्योर करते थे। तो दोस्तों ये हो गया सोशलिस्ट का मतलब। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी के लिए मतलब वेलफेयर मोटिव, मतलब हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक होगी, वेल्थ होगा, पावर होगा, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी एक के पास ये नहीं रहेगा। ये हम कैसे देखेंगे? पॉलिसी के थ्रू देखेंगे, इसको हम पॉलिसी के थ्रू इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, रेदर कि हम इसको फोर्सफुली नहीं करेंगे। तो ये मतलब हो गया सोशलिस्ट का। अब हम तीसरे वर्ड सेकुलर का मतलब देखते हैं कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर जो वर्ड गिवन है हमारे प्रीएम्बल में, इसका मतलब क्या होता है हम इसको देखें। इसका मतलब दोस्तों ये हमारे प्रीएम्बल में पॉजिटिव टर्म में लिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर को जो है पॉजिटिव टर्म में लिया गया। कुछ कंट्रीज में इसको नेगेटिव टर्म में लिया जाता है, जैसे कि कुछ कंट्री जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वो इस्लामिक के लिए, उसमें एक धर्म को जो है प्रायोरिटी दी गई, इस्लाम को। बट दोस्तों हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे कंट्री में जो है सभी धर्म को एक समान देखा जाएगा, सभी धर्म को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। हमारे नेशन का जो है कोई अपना धर्म नहीं होगा। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी कंट्री जो है अगेंस्ट रिलीजन है। ये बिल्कुल हमारे जो है सेकुलर का वर्ड, मीनिंग का वर्ड नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम सबको इंडिपेंडेंट जो है ये पावर है, इंडिपेंडेंट जो है हम, कि हम कोई भी रिलीजन अपने मन से चॉइस कर सकते हैं। हम किसी भी रिलीजन को जो है यूज कर सकते हैं, हम अपने किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। हमारी कंट्री हमको ये फोर्स नहीं करेगी आप किसी एक रिलीजन को फॉलो कीजिए। आप अपने मन से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। वो आपके पर्सनल पे है कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं। हमारी कंट्री का कोई अपना रिलीजन नहीं है और ना ही हमारी कंट्री किसी रिलीजन के खिलाफ है। वो सभी रिलीजन को एक तरीके से ट्रीट करती है, एक जैसा मानती है। आप अपने मन से किसी भी धर्म को जो है फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों सेकुलर का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में क्या होगा कि हमारी कंट्री जो है उसकी कोई अपना एक धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को एक जैसा ट्रीट करती है। आप अपने मन से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी जो है आप अपने जो है मन से कोई भी धर्म जो है चूज कर सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमारी कंट्री आप पे कोई दबाव नहीं बनाएगी। तो दोस्तों ये हो गया सेकुलर वर्ल्ड का मतलब कि हमारी कंट्री को कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को एक जैसा मानती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं डेमोक्रेटिक का। डेमोक्रेटिक जो वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उसका क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक वर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए कि जो ये डेमोक्रेटिक वर्ड है इसको आप सीधे समझ सकते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी। अब दोस्तों आप ये डेमोक्रेसी जो मैंने बात किया तो आप इसका मतलब जानते होंगे डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपुल। मतलब ऐसी कंट्री जिसमें जो गवर्नमेंट है, जो रूलर है, वो उसको जो है जनता चूज करती है, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक सिस्टम है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, मतलब कि जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं वो अपना वोट देके अपना जो है नेता चुन सकते हैं। मतलब
ये आप इसको ऐसे जानते हैं, 1 मैन 1 वोट, ऐसे आप जानते हैं। तो दोस्तों डेमोक्रेसी जो है 2 टाइप की होती है। सबसे पहले तो आप इसको समझिए कौन कौन सी। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमारी जो कंट्री है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। हमारी कंट्री कौन सी डेमोक्रेसी को फॉलो करती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। डायरेक्ट में दोस्तों क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट में 4 तरह की डेमोक्रेसी होती है, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इनिशिएटिव। ये 4 तरीके की डायरेक्ट होती है। कौन कौन सी? रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इनिशिएटिव, ये 4 डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों हमारी कंट्री जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 टाइप की होती है। एक होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक होता है प्रेसिडेंटरी डेमोक्रेसी। तो दोस्तों डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे कोई भी लॉ बनना है तो उसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। मतलब हमारी कंट्री में 140 करोड़ लोग हैं, वो सब डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। आप सोच सकते हैं हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, अगर इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ जाएगी तो कोई भी लॉ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 140 करोड़ लोग अपना मतलब ये व्यक्त करेंगे कि हमारा ओपिनियन क्या है, हमारा ओपिनियन। तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हमारी कंट्री में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं वो अपना वोट देंगे, उन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, उनके बिहाफ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फैसला लेगा, वो अपना ओपिनियन देगा कि कौन सा, जैसे कोई भी लॉ बन रहा है तो उसमें उनका ओपिनियन जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू देखा जाएगा, जिसको उन्होंने वोट देके अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव चुना है उनके थ्रू। दोस्तों हमारी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं फॉलो किया जा सकती? क्योंकि हमारी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी है, जनसंख्या बहुत है, 140 करोड़ लोग हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है, एक प्रेसिडेंटरी होती है। आप ये समझ लीजिए। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़े एक्सपर्ट श्रीमान जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने ये कहा कि जो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक किसी कंट्री में नहीं आ सकती जब तक कि सोशल डेमोक्रेसी ना हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट इन अ कंट्री अनटिल एंड अनलेस देयर शुड बी अ सोशल डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ विच जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। इनके फॉर्म में जो है, जो आप देखेंगे कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनके फॉर्म में जब तक सोशल नहीं होगा, सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा, तब तक हमारे कंट्री में जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये श्रीमान भीमराव अम्बेडकर जी का वर्ड है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट इन अ कंट्री अनटिल एंड अनलेस देयर शुड बी अ सोशल डेमोक्रेसी। तो आप ये समझ गए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जो रूलर होगा, जो गवर्नमेंट होगी, वो जनता द्वारा इलेक्ट की जाएगी। किस सिस्टम के थ्रू? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को आप ऐसे भी जानते हैं 1 मैन 1 वोट, एक आदमी एक वोट। वो दोस्तों 18 साल से ऊपर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो अपना वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। ये होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में नहीं फॉलो की जाती, हमारी कंट्री में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है फॉलो की जा सकती है, की जाती है कंट्री। तो दोस्तों ये बात हो गई डेमोक्रेसी। अब दोस्तों लास्ट हम बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हम बात करते हैं रिपब्लिक का, कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब हमारे प्रेमबल में क्या है? तो दोस्तों रिपब्लिक जो हमारी कंट्री केवल डेमोक्रेटिक ही नहीं है, रिपब्लिक भी है। आप ही समझिए रिपब्लिक का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द नेशन होगा, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जो हेड ऑफ द नेशन होगा, हेड ऑफ द नेशन, वो जो है जनता के द्वारा चुना जाएगा, उसे जो है जनता चुनेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेड ऑफ द नेशन दोस्तों हमारी कंट्री का कौन है? हमारे कंट्री का हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट। दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें हैं, हेड ऑफ द नेशन जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। दोस्तों ये 2 अलग अलग चीजें, हेड ऑफ द नेशन अलग चीज है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग चीज है। हेड ऑफ द नेशन कौन है? प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये दोस्तों दोनों अलग अलग चीजें। तो दोस्तों हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि जो हेड ऑफ द नेशन होगा उसे जनता चूज करेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी सिस्टम के थ्रू उसे जनता चूज करेगी। मतलब ये नहीं कि हायरार्की, मतलब ये सक्सेशन के थ्रू आ रहा है, हायरार्की के थ्रू आ रहा है, मतलब मोनार्की सिस्टम हमारी कंट्री में नहीं होगा, हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक होगा। मतलब कि हमारी कंट्री में जो
हेड ऑफ द नेशन होगा वो जनता चूज करेगी, वो सक्सेशन के थ्रू, मोनार्की के थ्रू नहीं आएगा। मतलब कि ये कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, इसमें सबको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर आदमी, हर कोई इक्वल ट्रीट किया जाएगा। मतलब इलेक्शन होगा, उसके लिए फिक्स टर्म के लिए प्रेसिडेंट को चूज किया जाए, हेड ऑफ द नेशन को चूज किया जाए, सबको मौका मिलेगा। हमारे कंट्री में जो है मोनार्की नहीं है कि मतलब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, अनटिल हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, कि मतलब हमारी कंट्री में जो है इलेक्शन के थ्रू जो भी होगा, जो भी हमारे कंट्री का ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, हेड ऑफ द नेशन होगा, वो जो है जनता के द्वारा ही चूज किया जाएगा। ये मतलब होता है रिपब्लिक का, कि हमारी कंट्री केवल जो है डेमोक्रेटिक नहीं, रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक का मतलब दोस्तों आपने क्या समझा, कि हमारी कंट्री का जो हेड ऑफ द नेशन होगा, जो कि प्रेसिडेंट है, वो जो है जनता द्वारा चूज किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारी कंट्री में जो मोनार्की सिस्टम नहीं है, हमारी कंट्री में सक्सेशन का सिस्टम है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में सक्सेशन चलता है, मोनार्की चलता है, वहाँ राजा का बेटा राजा, रानी की बेटी रानी, ऐसा मतलब होता है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं, हमारी कंट्री में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, हमारी कंट्री में इक्वालिटी को देखा जाता है। इसके दोस्तों दो फायदे हैं रिपब्लिक के। एक तो ये कि जो है जो पब्लिक ऑफिस है, जो वो सबके लिए ओपन है, उसमें सबको जो है अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी, हर आदमी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, हर कोई मतलब यहाँ तक पहुंच सकता है, हर कोई प्रेसिडेंट बन सकता है हमारी कंट्री में, अनटिल कि मतलब वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करे। तो ये होता है रिपब्लिक का मतलब, हमारी कंट्री जो है रिपब्लिक भी है। तो हमने देखा कि हमारी कंट्री सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का मतलब सोवरेन का देख लिया हमने, सोशलिस्ट देख लिया, सेकुलर देख लिया, डेमोक्रेटिक देख लिया, रिपब्लिक देख लिया। तो हमने इन 5 कीवर्ड को अच्छे से समझ लिया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसके बाद जो कीवर्ड है उनकी, इनके बाद कौन कौन से कीवर्ड हैं। ये तो हमने 5 कीवर्ड समझ लिए। कौन कौन से कीवर्ड, एक तो हमने समझा कि हमारी कंट्री जो है सोवरेन है, फिर उसके बाद हमने देखा सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, फिर रिपब्लिक है। इन 5 की क्या मीनिंग होती है हमने ये भी देख लिया इसी वीडियो में। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि हमारी कंट्री में हमारे प्रेमल जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है जस्टिस, कि सबको न्याय मिलेगा। इसका मतलब होता है सबको न्याय मिलेगा। अब दोस्तों जस्टिस हमारी कंट्री में, जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मिलता है ये भी हम समझते हैं। जस्टिस दोस्तों सोशल मिलेगा। सोशल का मतलब क्या हुआ, इसमें गिवन है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस कैसे मिलेंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या हुआ, सोशल कैसे, कि हमारे कंट्री में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके थ्रू जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं की जाएगी। मतलब सभी रिलीजन, रेस, कास्ट, इन सब के थ्रू जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ये मतलब होता है सोशल जस्टिस का, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा हमारी सोसाइटी में। इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें तो दोस्तों किसी को इकोनॉमी की वजह से, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, इसके बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा, इसके बेसिस पे सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ये मतलब होता है इकोनॉमिक जस्टिस का। पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबको जो है राजनीति में सबको मतलब इक्वल मौका मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर कोई जो है पॉलिटिक्स में जा सकता है इक्वली, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा, अनटिल कि वो जो है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है फुलफिल करे। तो दोस्तों हमारी कंट्री में जस्टिस कैसे कैसे है, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल। सोशल का मतलब कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके थ्रू पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस जैसे अमीर गरीब के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सबको जो है पॉलिटिक्स में जाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कीवर्ड उसकी, तो नेक्स्ट कीवर्ड है लायबिलिटी। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ लायबिलिटी का, तो दोस्तों ये जो लायबिलिटी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप। मतलब हम सबको जो है न्याय ये क्या क्या मिलेगा बता रहा हूं मैं आपको, रुकिए। हम सबको स्वतंत्रता किस चीज के, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता की, हम सबको स्वतंत्रता किस चीज की मिलेगी, हम सबको सोचने की स्वतंत्रता है। एक्सप्रेशन मतलब उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता, जो भी हम सोचते हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं, अपना विश्वास जता सकते हैं, बिलीव बता सकते हैं, वर्शिप हम कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। हमको इन सब के बेसिस पे स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता मतलब इनकी चीजों पे थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, इन सब की हमको स्वतंत्रता प्राप्त है। ये हमारे प्रियम्बल में जो लिबर्टी वर्ल्ड है इसका मतलब होता है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी, इक्वालिटी कैसे मिलेगी? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हम सबको इक्वालिटी जो है मतलब बराबरी किन किन चीजों पे मिलेगी? स्टेटस, मतलब कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम सबको जो मतलब कोई भेदभाव नहीं किया, किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं कि हम सबको इक्वल जो है इक्वालिटी मिलेगी किसी भी स्टेटस के लिए, मतलब किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए, किसी भी चीज के लिए हमको जो है इक्वल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। अपॉर्चुनिटी हम सबको बराबर मिलेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मतलब होता है इक्वालिटी का। आपने देखा जस्टिस का मतलब, लेवलिटी का मतलब, इक्वालिटी का मतलब। अब लास्ट हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी का मतलब। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? दोस्तों जो वर्ड फ्रेटर्निटी गिवन है, इसका मतलब क्या होता है आपको इसको समझना पड़ेगा। ये जो है इसका मतलब होता है भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। इसमें दोस्तों हम क्या क्या देखेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं आपको। assuring the unity of individual and unity and assuring the dignity, सॉरी दोस्तों यहाँ पे dignity होगा, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation। इसका मतलब दोस्तों फ्रेटर्निटी हम कैसे इंश्योर करेंगे, भाईचारा कैसे इंश्योर करेंगे? एक एक इंडिविजुअल का जो है हम गौरव देखेंगे, मतलब किसी की गौरव ठेस ना पहुंचे, इसको हम एश्योर करेंगे फ्रेटर्निटी के तहत। उसके बाद दोस्तों हम अपने कंट्री के जो है यूनाइटी मतलब एकता को बना के रखेंगे। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन मतलब हम अपने नेशन की अखंडता को भी बना के रखेंगे। ये फ्रेटर्निटी वर्ल्ड बोलता है कि हम एक एक के गौरव का ध्यान रखेंगे फ्रेटर्निटी के तहत, अपने देश की एकता को बना के रखेंगे। इंटीग्रिटी जो है हमारे देश की अखंडता जो है उसको मेंटेन करके रखेंगे। हमारा देश को हम अखंडता की तरह देखेंगे, अखंड की तरह देखेंगे, अखंड भारत। तो दोस्तों ये मतलब होता है इन कीवर्ड्स का। अब दोस्तों हम एक चीज मैंने आपको इसमें नहीं बताया कि ये जस्टिस है ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, रशियन रिवॉल्यूशन 1917। ये जो वर्ड है जस्टिस ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। और ये जो तीनों वर्ड हैं इक्वालिटी, लॉयल्टी, फ्रेटर्निटी, ये दोस्तों जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। मतलब कि जस्टिस जो है, जो ये वर्ड जस्टिस है ये जो है रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से लिया गया है। ये जो लॉयल्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो तीन वर्ड हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लिए गए। तो ये भी आपको समझना है दोस्तों। मैंने आपको इसमें सेकुलर में एक चीज नहीं बताया, सेकुलर वर्ड जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से लिया गया था। उससे पहले हमारे देश में सेकुलर प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड जो है नहीं गिवन था। हमारे प्रीएम्बल में तीन वर्ड नए ऐड हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत। वो तीन वर्ड कौन से हैं? सोशलिस्ट जो वर्ड है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया, सेकुलर भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया, इंटीग्रिटी जो है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया। तो दोस्तों ये तीन वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आए। तो मैंने सेकुलर वाले में आपको ये पॉइंट नहीं बोला, मैं भूल गया था कि 42nd, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि जो सेकुलर वर्ड है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया। उससे पहले हमारे जो है प्रीएम्बल में ये वर्ड नहीं गिवन। तो दोस्तों अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि इससे पहले क्या हमारी कंट्री सेकुलर भी नहीं थी। दोस्तों हमारी कंट्री सेकुलर थी। वो फंडामेंटल राइट आप 25 से 28 तो देखते होंगे हमारी कंट्री जो है सेकुलर को फॉलो करती है। फंडामेंटल स्पेशल प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इन सब के थ्रू हम पहले भी सेकुलर थे। आपको अलग से जो फंडामेंटल राइट में गिवन है
रिलीजन के लिए 25 से 28 तक, वो आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारे सारे कीवर्ड्स के मतलब हो गया। जस्टिस कैसा कैसा मिलेगा, सोशल मिलेगा, इकोनॉमिक मिलेगा, पॉलिटिकल मतलब हम सबको सोसाइटी में जो है इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इकोनॉमी में हम सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, पॉलिटिकल जस्टिस सबको बराबर मिलेगा। लायबिलिटी क्या किसी चीज की मिलेगी, थॉट की मिलेगी, एक्सप्रेशन की मिलेगी, फेथ की मिलेगी, बिलीफ की मिलेगी, वर्शिप की मिलेगी, इन सबको हमको आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली है। इक्वालिटी किन किन चीज़ों को हमको मिला है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मतलब सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी, स्टेटस सबको इक्वल मिलेगा, ये इक्वालिटी बताता है। फ्रेटर्निटी क्या बताता है, हर एक आदमी के गौरव को हम एश्योर करेंगे कि मतलब किसी एक का गौरव जो है भंग ना, किसी का भी गौरव भंग ना हो इंडिविजुअल का। उसके बाद दोस्तों अपने कंट्री की जो यूनाइटी को देखेंगे, एकता जो है उसको बना के रखेंगे। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन मतलब अपने कंट्री की अखंडता को बना के रखेंगे। दोस्तों आपने देखा है जस्टिस जो वर्ड है ये रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिया गया है। और लॉयल्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो वर्ड है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लिया गया है। तो दोस्तों ये सारे कीवर्ड्स की मतलब हो गया, मतलब हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, हिस्टोरिकल प्रोविजंस कवर कर लिया, ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया एंड कीवर्ड कवर कर लिया। अब हम देखते हैं प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, इसको समझते हैं अब हम। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब तक जो आपने समझा या आपको मैंने समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइए, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि क्या हमारा जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों यही सब जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमारा जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। दोस्तों इसको हम समझने की कोशिश करते हैं 3 केसेस के थ्रू। इसके लिए हमारे पास 3 केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं प्रीएम्बल में। इसमें मैं आपको केसेस भी कवर कर दे रहा हूँ कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, इसी के साथ मैं ये केसेस भी कवर कर दे रहा हूँ। इसमें 3 केसेस हैं। एक आया बेरुवेरी यूनियन केस 1960, उसको लिख देता हूँ मैं, बेरुवेरी यूनियन केस 1960। ये दोस्तों 8 जजेस बेंच की थी। इसमें कितने जजेस बेंच थी, 8 जज बेंच, मतलब 8 जज की बेंच बैठी थी इस फैसले को देने के लिए, बेरुवेरी यूनियन केस। इसमें दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरुवेरी यूनियन केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्या बोला बेरुवेरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये किस में बोला, किस केस में, बेरुवेरी यूनियन केस 1960 में बोला सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें उस टाइम कितने जजेस की बेंच थी, 8 जज बेंच थी, मतलब 8 जज की उस टाइम बेंच थी। उसमें ये फैसला आया कि प्रीएम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक दूसरा केस आया, कौन सा, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, भारती केस ये कब आया था, 1973 में। इसमें दोस्तों कितने जज की बेंच बैठी, इसमें बैठी 13 जज बेंच। जिसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कितने जज की बेंच बैठी, कौन से ईयर में ये केस आया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस थे प्रीएम्बल से रिलेटेड, तो आपको ये समझना है। केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। इसमें टोटल 13 जजेस की बेंच बैठी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इससे पहले जो हमारा बेरुवेरी यूनियन केस में जो प्रीएम्बल से रिलेटेड फैसला आया था वो गलत था, क्योंकि प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोला केशवानंद भारती केस 1973 में। उस टाइम कितने जज की बेंच थी, 13 जज की बेंच थी। कौन से रेशियो में फैसला आया, 7:6, मतलब 7 लोग जो है ये बोले कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और 6 ने ये बोला कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको भी समझ लेना है कि 7:6 के ये रेशियो में, 7:6 के रेशियो में जो ये फैसला आया। तो आपने क्या समझा कि बेरुवेरी यूनियन केस 1960 में जो है 8 जजेस की बेंच थी। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस 1973 जो कि 13 जजेस की बेंच थी, उसमें 7:6 से ये फैसला आया, 7:6 के रेशियो से ये फैसला आया कि जो प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है।
ये बोला केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों ये सारे केसेस जो है बहुत लेंदी हो जाएंगे अगर मैं इस केस में, अगर इस वीडियो में एक एक केस बताना चालू करूँ किस केस में क्या था। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कल परसों में ही कि इस बेरुगल यूनियन केस कौन सा था, केशवानंद भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ये आपको लिख लेना है। तो ये सारे जो है केसेस में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के 1-2 दिन में दे दूंगा, आप इसको उसमें से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में कवर करूँ तो ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, ये और बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें मैं इसको नहीं कवर कर रहा हूँ। दोस्तों एक लास्ट केस जो आया प्रियम्बर से रिलेटेड वो आया एलआईसी ऑफ इंडिया का केस, एलआईसी ऑफ इंडिया का केस। ये कब आया? 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज इंटरनल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? प्रीएम्बल इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इंटरनल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में क्या बोला था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इस केस में बोला था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया? इस केस में बोल दिया कि प्रीएम्बल इज इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर का, मतलब जो है प्रीएम्बल इज इंटरनल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 3 केस हुए, तीनों में अलग अलग क्या आया। पहले बेरुगल यूनियन केस में क्या आया 1960 में जो हुआ था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला की जो केस हुआ 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये हुआ केशवानंद भारती केस में। एलआईसी ऑफ इंडिया के जो कि 1995 में हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि वैसे केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया केस में सेम जजमेंट था, बट ये एक वर्ड नया इसमें ऐड हुआ एलआईसी ऑफ इंडिया केस में कि प्रीएम्बल इज इंटरनल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको सब समझ लेना है। और इन सब केसेस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो 1-2 दिन में बना के यूट्यूब अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर इसको बताने लगूंगा तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। इसमें कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको नहीं बता रहा हूँ। मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। तो दोस्तों प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट केस थे ये आपने देखा, और आपने ये भी समझ लिया कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। पहले 1960 तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, 1973 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। मतलब अब अगर एक क्वेश्चन आ गया कि क्या जो है प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यस प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये भी बोल सकते हैं प्रीएम्बल इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया प्रीएम्बल से रिलेटेड ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि क्या इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। कैन इट बी अमेंडेड? क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? तो दोस्तों ये भी देख लेते हैं। इसी वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। बट दोस्तों जो केसेस से रिलेटेड है कि इन किस केस में क्या हुआ था, क्योंकि ये भी आपको समझना पड़ेगा किस केस में क्या हुआ था। ये जजमेंट आई तो उसमें मतलब क्यों केस गया था, क्या उसमें हुआ, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा ये, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और ये बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए दोस्तों अब इसको बात करते हैं कैन इट बी अमेंडेड, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है। तो ये कब आया, ये जो है ये केस क्यों आया, कब आया? तो ये भी आया केशवानंद भारती केस में ही। ये क्वेश्चन रेज किया गया केशवानंद भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। इसी केस में ये क्वेश्चन रेज किया गया कि क्या जो प्रीएम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बट कंडीशन भी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दी। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट इट कैन नॉट वायलेट आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रीएम्बल को अमेंड तो किया जा सकता है बट इट कैन नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। आप इसको जो है अमेंड तो कर सकते हैं, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है
वायलेट नहीं कर सकते। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे क्लियर नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये केसेस बाय केसेस वो डिपेंड करेगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब तक इस पे कोई जो है कंफर्म वो नहीं आया है कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर क्या है, कौन से बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया जा सकता। इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको जो हम केसेस बाय केसेस जो है बताएंगे, जब भी केसेस इस पे आएंगे तो हम इसको बताते क्लियर करते जाएंगे कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आपने क्या समझा कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, इट कैन बी अमेंडेड बट it cannot violate basic structure of our कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को अमेंड तो आप कर सकते हैं बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। ये बोला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट इट कैन नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने समझ लिया कि प्रीएम्बल को अमेंड तो किया जा सकता। अगर दोस्तों प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है तो क्या आज तक कोई अमेंडमेंट हुआ है प्रीएम्बल में कि नहीं हुआ? आप इसको इसी को समझ लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया कि प्रीएम्बल में एक अमेंडमेंट केवल हुआ है, आज तक केवल प्रीएम्बल में एक अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो कि हुआ था, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसी में ये जो है अमेंड हुआ। प्रीएम्बल में भी 3 वर्ड, उस अमेंडमेंट में क्या हुआ, 3 वर्ड ऐड किए गए। 3 नए वर्ड कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के में जो है प्रीएम्बल में ऐड किए गए। कौन कौन से 3 वर्ड? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो है हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए। तो दोस्तों आपको ये भी क्लियर होगा कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। अमेंडमेंट की बात करें अगर तो एक अमेंडमेंट आज तक केवल प्रीएम्बल में हुआ है, कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। उसमें दोस्तों क्या हुआ, 3 नए वर्ड ऐड किए गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड किए गए। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि कौन कौन से 3 वर्ड नए ऐड किए गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 वर्ड कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अब दोस्तों हम लास्ट ये बात करते हैं क्या ये जस्टिसिएबल है और इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में? तो दोस्तों इसका आंसर है कि ये जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं, इट इज नॉट जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब दोस्तों इसका क्या होगा कि आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके बेसिस पे जस्टिस आपको नहीं मिलेगा। इट कैन नॉट बी जस्ट, इट इज नॉट जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ये मतलब हुआ कि हमारा जो प्रीएम्बल है इसके ये जो है जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ये भी आपको यहीं पे क्लियर कर हो जाना चाहिए, इट इज नॉट जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो दोस्तों आपने क्या क्या देखा आज के इस वीडियो में? आपने आज के इस वीडियो में प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन देखा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हिस्टोरिकल प्रोविजंस देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे, प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी ऑब्जेक्टिव सब प्रीएम्बल में गिवन है। आपको मैंने बता दिया सोर्स क्या है, काइंड क्या है, नेचर क्या है, टाइप क्या है, हम सबके क्या एक्सपेक्टेशन, हमारे नेचर की, हमारे जो है नेशन की क्या एक्सपेक्टेशन, हम सबसे कौन से दिन हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, कब अडॉप्ट हुआ, सब मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। उसके बाद हमने कीवर्ड को एक एक करके देखा कि किस कीवर्ड का क्या मतलब हमारे प्रीएम्बल में है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है। उसके साथ साथ हमने केसेस भी देखे, किस केस में क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्या इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने अमेंडमेंट को भी देखा, एक अमेंडमेंट हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। वो भी मैंने आपको बता दिया। ये भी बता दिया कि ये जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीएम्बल से पूछे जाते हैं हर बार। तो उम्मीद है कि आपको प्रीएम्बल से रिलेटेड सारा डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा।
एक चीज़ जो मैंने आपसे वादा किया कि मैं जो 3 केसेज हैं, वेदुगढ़ी यूनियन केस 1960, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, और जो ये एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995, इन सब पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो मैं जरूर एक वीडियो डिटेल बनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किया कि ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, इसके बाद अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा वादा रहा आपसे, मैं केसेस पे एक वीडियो बनाऊंगा और जल्द ही बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया एक लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इन फॉर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।